अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता चला जा रहा है, सियासी जमातों की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। हाँ, पीटीआई हुकूमत को गिराने के लिए जो इत्तेहाद बना था उसमें कुछ पिछले दिनों हमने इख्तलाफात भी देखे हैं। ख़ास तौर पर जो दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों में कुछ मामलात पर इख्तलाफात सामने आए हैं। हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से खासा जारहाना रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। सवात के जलसे में उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल भी किए थे। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने जो है वो इस मामले को ख़ास तौर पर संजीदगी से लिया और यकीन दहानी उनकी जानिब से करवाई गई कि जो सिंध के सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए, उनकी बहाली के लिए जो है वो 25 अरब रुपए जारी किए जाएंगे और फौरी तौर पर इसके जारी करने के हवाले से भी कहा गया था। लेकिन जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, जो मुज़ाकरात का सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है, वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अभी तक जो कुछ मुतालबात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ताहाल बरकरार हैं। तो मेल मुलाकातें तो चल रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो कि अभी तक हल तलब हैं और जूं के तू बताए जा रहे हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वज़ारती वफूद हैं वो दोबारा एक दूसरे से रब्ता करेंगे और दोबारा मुज़ाकरात होंगे। तो अंदरूनी तौर पर क्या सियासत चल रही है, क्या मेल मुलाकातें हो रही हैं, हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और अहम मामला है परवेज़ इलाही की ज़मानत का, जो कि मंजूर कर ली गई है। चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ इलाही से जेल में मुलाकात हुई थी, तो क्या वही मुलाकात जो है उनकी रिहाई की जो है वो रंग लेकर आई है? क्या वही वजह थी और उस जेल में जो मुलाकात हुई उसमें क्या बातचीत हुई थी? चौधरी शुजात की जानिब से उन्हें क्या कहा गया था? और क्या परवेज़ इलाही पर इतना जो कड़ा वक्त आया है, इसकी वजूहात तहरीक इंसाफ के साथ जो उनकी एक ताल्लुक है उसकी वजह से है? और वजह क्या है, क्यों तहरीक इंसाफ को वो अभी तक या चेयरमैन पीटीआई को छोड़ नहीं रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें जब खारिज की गई तो वो एक ही गाड़ी में अदालत से फरार हो गए। इस मामले पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। इसके अलावा जो मेयर कराची का मामला है वो हल हो चुका है, पीपल्स पार्टी का मेयर आ चुका है। तो अब जो बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं कि कराची को हम बदल देंगे, और कितनी इन दावों में हकीकत है, इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। काशिफ रफ़ीक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं और मुनव्वर भट्ट ने लाहौर के स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, नून लीग में और पीपल्स पार्टी में आपको जो इख्तलाफ नज़र आ रहा है, आप क्या समझते हैं, ये हकीकी इख्तलाफ है या सियासी है? और इन दोनों जमातों के जो इख्तलाफात हैं उनकी नौयत को आप कैसा देख रहे हैं और आगे मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद कैसा नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुकात है तो आप जिस जाविये से बात कर रहे हैं, लेकिन जो नज़रियात का इख्तलाफ है उस पे मेरे ख्याल में ज़्यादा गौर करने की बात, क्योंकि नज़रिया जो है वो दोनों का, एक अगर मशरिक है तो दूसरा मगरिब है। और आपको याद है 1990 की दहाई के अंदर बाकायदा 2 ग्रुप्स बनकर सामने आए, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। और फिर यही जो मामलात थे ये चलते रहे। जब पीडीएम की हुकूमत बनी और उससे पहले जब मीसाक जमहूरियत वगैरह के ऊपर बात हुई, तो तब भी नज़रियाती तौर पर इकट्ठे नहीं थे। लेकिन अब जो है वो नज़रियाती इख्तलाफात के साथ सियासी इख्तलाफात जन्म लेना शुरू इसलिए हुए हैं क्योंकि आने वाले दौर के अंदर इलेक्शन है, और इलेक्शन के अंदर ज़ाहिर है अपनी-अपनी बंदरबांट है। और पंजाब जो कि एक मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, उसके अंदर कोई भी नक़ब लगाएगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी होगी, चाहे वो पीटीआई होगी या कोई और जमात होगी, उसको अच्छी निगाह के साथ नहीं देखा जाएगा। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो उसका एक मेरे ख्याल में मंज़र से गुम हो जाना बड़ा शदीद जो है, ये एक तहफ़्फ़ुज़ है पूरे पाकिस्तानी कौम में, इज़्तिराब पाया जाता है। और जहाँ तक ताल्लुकात हैं कि ये एक हुकूमती, ये तो हुकूमत का इसी अखड़ था, ये तो पिछले साल अप्रैल में ही शायद ख़त्म हो सकती थी। आपको याद होगा
कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 1.5 माह जो है वो खिताब ही नहीं किया था कौम से, क्योंकि वो डामाडोल मामला था। उनको पता नहीं था कि हम हुकूमत में चलेंगे या नहीं चलेंगे और क्या आगे सिलसिला बनेगा। वो तो इमरान साहब ने जब फिर मामलात आगे इस तरह से बढ़ाए तो नतीजा ये निकला कि ज़िदबाज़ी आ गई और ज़िद के अंदर जो है पीडीएम ने फैसला किया कि वो तमाम इकट्ठे होके इस जो नया शोरिश है उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों वो शोरिश कम होती गई और ज्यों-ज्यों 9 मई के बाद जो उठने वाला जो एक मेरे ख़्याल में फितना था, उसको पाकिस्तान के खिलाफ था, उसको नतीजा ये हुआ कि ज्यों-ज्यों पसपाई का शिकार जी होना पड़ा, त्यों-त्यों इनके इख्तिलाफ़ात जो है वो खुल के सामने आएँगे। गो के बिलावल साहब ने इसको रद्द किया है, लेकिन मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं और हमारे तज्ज़ियाकार भी यहाँ जानते हैं कि ये इख्तिलाफ़ात इनकी अजारादारी के, ये असल में सियासी शिकारगाहें हैं, जहाँ किसी दूसरे को शिकार करने की इजाज़त नहीं जी दी जा सकेगी और आने वाले वक़्तों में ये इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ेंगे कि इसके नतीजे के अंदर आप बहुत ज़्यादा जो आपस में एक दूसरे के दस्तरखान हैं, वो आप देखेंगे कि वो आपको नज़र आएगा, एक दूसरे के ऊपर ज़बान दराज़ी की जाएगी जी और हमें वो याद है कि जब पेट फाड़ के जो है वो सड़कों पे तस्वीर की बात हो रही थी और इसी तरीके से दूसरी जानिब से गोलाबारी हो रही थी, जी अब्दुल्ला साहब, आपको उससे कुछ मुख्तलिफ मंज़रनामा नहीं नज़र आएगा। यानी आगे चलकर जो है ये इत्तेहाद जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुनव्वर ये बताइएगा, मुताबिकत और मुखालिफत की कोई ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या चल रही है इन दोनों जमातों में? देखिए, अभी तो ये चेयरमैन पीसीबी के ऊपर ही आ गए थे, ये बड़ा छोटा सा मामला था। और दूसरा ये जो सलाम मुतासरीन के लिए 25 बिलियन जो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किए थे कि वो देंगे, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी अड़फास हुई। लेकिन ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत पे वफाकी हुकूमत दोनों मामला में पीछे हटी है। रात को ही नजम सेठी साहब ने ट्वीट के ज़रिए कहा था कि वो नहीं चाहते कि अभी हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़े, लिहाजा वो स्टेप डाउन कर रहे हैं और वो आगे से भी चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार नहीं है। इसी तरह जो मुस्लिम लीग की कबीना है उसने भी ऐलान कर दिया था कि अभी हम इस मामले को एमिकेबली डायलॉग के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे और डायलॉग का सिलसिला एक आज हो भी चुका है। असल में ये सिलसिला सिर्फ अब बजट पास कराना और हुकूमत की जो मुद्दत पूरी होने तक ही रहेगा, इसके बाद ये इत्तेहाद नहीं है। ये अगर आपको याद हो तो इससे पहले 2008 में भी जब जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मुस्लिम लीग नून ने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया था और आखिरी साल इलेक्शन ईयर में जाके मुस्लिम लीग नून ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की थी और उसके बाद उनकी अपनी हुकूमत बनी तो 4 साल कमो बेश 4-4.5 साल पीपल्स पार्टी ने भी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया और आखिरी साल में जाके फिर पीपल्स पार्टी ने जारहाना सियासत की थी। तो अब ये सीओडी के तहत जो इनके मामला चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे, एक दूसरे पर रकीक हमले नहीं करेंगे, ज़ाती किरदार कुशी नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन जो है वो एक दूसरे की पूरी होगी और ये इलेक्शन में एक दूसरे की मुखालफत करके ही आगे नंबर गेम में आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो फिर नंबर गेम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये इलेक्शन ही आ रहा है, चंद महीने के बाद इलेक्शन होने जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब एक दूसरे के सामने ही होंगी और अपने अपने जो पॉइंट्स है उसके ऊपर वो अवाम को कायल करने की कोशिश करेंगी ताकि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो उसको फॉर्मेट कर सके। ठीक है। अच्छा काशिफ, इस पर आपका क्या नजरिया है? जो मेल मुलाकातें और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं दोनों जमातों के दरमियान, उस हवाले से भी हमसे कुछ ताज़ा तरीन खबर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया शुमाइला। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग है या ये सिर्फ एक दूसरे को लोगों को दिखाने के लिए है या तवज्जो लेने और तवज्जो हटाने के लिए है। सीरियस मामलात हैं। सीरियस मामलात ना होते तो नजम सेठी साहब विड्रा ना करते। नजम सेठी साहब ने जितनी तकदो की चेयरमैन पीसीबी बनने के लिए वो हम सबको पता है और नजम सेठी साहब की विड्रॉल जो है वो एक ही सूरत में हुई है कि ज़का अशरफ साहब जो है उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 2 लोगों के नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिए हैं, ज़का अशरफ साहब के और मुस्तफ़ा रमदे साहब के। तो इसका मतलब ये है कि नजम सेठी साहब अपनी जो नुमाइंदगी है वो लेने में कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ फेस सेविंग लेने के लिए कहा कि वो वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहते 2 अकाबरीन के दरमियान। जबकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि नजम सेठी
साहब के पीपल्स पार्टी से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और नून लीग से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उसके बावजूद कोई ना कोई तो ऐसी बात हुई होगी कि नजम सेठी साहब विड्रा कर गए अपनी इस पोजीशन से। दूसरी बात यह है कि 25 अरब रुपए का जो मामला है, ये इतना बड़ा मामला नहीं है फेडरल के लिए कि अगर उन्होंने अपने एक बड़े तहादी को और ऐसे तहादी को जिस पे उन्हें मान होगा, और आसिफ जरदारी खुद कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ भी उनके नॉमिनी हैं और डॉक्टर सनाउल्लाह भी उनके नॉमिनी हैं, तो 25 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट को सलाब के लिए देने में क्या कबाहत हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि शहबाज शरीफ की लाइन और है, नीचे इसहाक डार साहब की लाइन और है, इनके कैबिनेट मेंबर की लाइन और है। मसला पॉलिटिकल है। ये देखना चाहिए कि सियासी तौर पे 35 साल से 30 साल से ये दो जमातें पाकिस्तान में एक दूसरे के मुखालिफ सियासत करती रही हैं। इन दोनों के इत्तेहाद का फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। अब अगर तहरीक इंसाफ को आपने नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन से नंबर 3 की पोजीशन पे लेके जाना है, तो आपको एक दूसरे के मुखालिफ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सियासत करनी पड़ेगी। अब साउथ पंजाब का भी इशू बना हुआ है कि साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है उसकी लाइन और है, नून लीग की लाइन और है। बेसिकली ये तमाम जो दराड़े हैं, ये सिर्फ ये जो इनका रोमांस है, ये सिर्फ बजट के पास होने तक है। जैसे बजट खुलेगा, खत्म होगा, पास हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे चीजें आगे जाएंगी। और मैं आपको एक बात बड़ी वसूख तरीके से कह रहा हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी है और उनके जो इत्तेहादी है, पीडीएम के लोग हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमती इत्तेहादी है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये इस बात पे बज़िद हैं कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी क्लियर कह चुके हैं कि 13 अगस्त से एक दिन आगे ना एक दिन पहले असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील करे और इलेक्शन करवाएं। अब इनको मसला ये है कि ये इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, नीचे मैनेजमेंट है नहीं, एक नई पार्टी वजूद में आ चुकी है, वो अपनी गेम मनूवरिंग कर रही है। अब नई पार्टी जो है उसके साथ इनके कोई ना कोई ताल्लुकात खराब हुए, तो उन्होंने अपने दो जो वुज़रा हैं, ओन चौधरी और नुमान लगड़ियाल को, उनको कहा आप भी काबीना से निकल जाए। सो जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि इत्तेहादी वजह तनाजा बना के इलादा होते जा रहे हैं, और ये सारे का सारा मुद्दा महंगाई का, हर चीज का नून लीग के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान साहब, आपको क्या लगता है, वाकई इंतखाबी हिकमत अमली है या मामला सीरियस है? देखिए, मैं इसको सियासी इख्तलाफ तो नहीं समझता, मैं इसे इंतखाबी इख्तलाफ समझता हूँ। जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बात की, वो बिल्कुल सही है कि आप ये देखें, ये जब ये दोनों जमातें लड़ेंगी ना, तो फिर तीसरा अपोजिशन का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। फिर मीडिया पे आप देखेंगे ये दोनों जमातें ही होंगी। अगर आप बात सीओडी की करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो 2007 में हुआ, 2006 में मैच्योर हुआ था, 2007 में हुआ। इम्तियाज भाई, तीसरी पार्टी तो वैसे ही मीडिया पे बैन है। नहीं, वो तीसरी पार्टी मीडिया पे देखे बैन उस तरह नहीं है, उसका चेयरमैन सिर्फ बैन है, बाकी बोलने की जरूरत नहीं कर रहे। सिर्फ चेयरमैन के ऊपर बैन है, वो भी उसके नाम के ऊपर, और सिर्फ उसके अलावा कोई भी नहीं है कि जी जो एक्टिविटी ना कर सकता हो। और देखिए, फिर 2007 में जब सीओडी साइन हुआ, तो 2008 में एपीडीएम बन गई थी। ये जो पीडीएम है ना, ये 2008 में एपीडीएम बनी थी। उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, इमरान खान, महमूद खान अचकजई, असफंदियार वली, ये सारे के सारे उसके अंदर शामिल थे। और एपीडीएम ने फैसला किया था कि 2008 के इंतखाबात का बायकाट किया जाएगा। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ को उस एपीडीएम से निकाल कर लाएं। उन्होंने कहा इलेक्शन का बायकाट नहीं कीजिएगा। 1985 में जो हमने बायकॉट किया था उसको आज तक भुगत रहे, वो चाहे वो नवाज शरीफ की सूरत में हो। तो 2000 तो ये जो जमातें होती हैं, सीओडी के बावजूद इनमें इख्तलाफात हुए थे, एपीडीएम में चले गए थे यानी एक साल के अंदर ही अंदर। और दूसरी बात 2007 की आपको याद होगी, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी तो मामलात स्मूथ चल रहे थे। सिर्फ वो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का मामला आया था, धरना आया था, बीच में इमरान खान की सपोर्ट। लेकिन लास्ट ईयर आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी की बहाली की, जो चीफ जस्टिस बहाली मूवमेंट चली, तो उसमें नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के निकले थे और पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकले थे। और यही बात जो भट्ट साहब ने एक बात कही कि 2013 में इस तरह से हुआ कि वैसे स्मूथली चलता रहा, फिर वो पीपल्स पार्टी एकदम निकल के इम्तियाज भाई नवाज शरीफ साहब 2 दफा काला कोट पहन के निकले। एक दफा इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक के लिए, दूसरा दफा ये मेमो गेट के लिए भी खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वही मैं 2013 में उसी में आ रहा था, वो मेमो गेट में भी और ये बहाली मूवमेंट में भी। तो ये होता है, देखिए सियासत के रमूज यही है, सियासत और इत्तेहादी नहीं है। पीपल्स पार्टी पीडीएम की इत्तेहादी नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी दिलचस्प बात यह है कि पीडीएम बनवाने वाली पीपल्स पार्टी है।
बिलावल भुट्टो ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जी। उसमें पीडीएम का एक सेंट्रल आइडिया आया जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब नो कॉन्फिडेंस का मसला आया था तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी। जी। कोई तादी नहीं है, सियासत में ऐसे ही होता है। अब जाहिर है जो अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि एक लेफ्ट की पार्टी है, एक राइट की पार्टी है। नवाज शरीफ को राइट की ज़्यादा हिमायत हासिल होती है, पीपल्स पार्टी टोटली लेफ्ट की है, और दोनों के हल्के अलग है। ये ज़रूर है कि जी, सिंध के अंदर समझे कि नवाज शरीफ नहीं एंट्री हो रही है, अभी तक की ये बात है। जो कल एक चल रहा था शाह मोहम्मद शाह और मुफ्ता इस्माइल को फारिग कर दिया गया, ऐसा नहीं है, कोई फारिग नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बल्कि मुस्लिम लीग नून की शिकायत ये है नवाज शरीफ से भी, मरियम नवाज से भी, कि मुस्लिम लीग नून सिंध में क्यों ठीक है, एक्टिविटी नहीं कर यानी रही। सियासी जो ये इत्तेहाद था वो इंतखाबी ये होते हैं, इस तरह होते हैं जैसे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की चलती थी ना यहाँ पर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्की सियासत में क्या हलचल है, राब्ते कहाँ हो रहे हैं, पेशियां और जमानतें, शिकायतें जोरों शोर से जारी हैं, परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई है, पसे पर्दा क्या हकाइक हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, परवेज इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली गई और जेल में उनकी जो तबीयत थी उसके हवाले से भी जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि उनकी तबीयत खासी ख़राब थी और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो 7 दिन से वही कपड़े हैं, ज़मीन पर लिटाया गया और जो भी वहाँ पर तकलीफ़ें होती हैं वो उन्होंने बर्दाश्त की हैं। भट्ट साहब से बात करेंगे। मुनव्वर साहब बताइएगा कि जो जेल में मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से, जो ज़मानत मंजूर हुई है, क्या उससे कुछ इसका ताल्लुक बनता नज़र आता है? अच्छा, ये मैं इस हवाले से थोड़ा सा अर्ज करूं कि चौधरी फैमिली को इनकी जो केमिस्ट्री है इसको समझ ले पहले। चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब, ये दोनों आपस में कज़न भी हैं और हमजुल्फ भी हैं, साला बनोई भी है। परवेज इलाही साहब की जो सिस्टर है वो शुजात साहब की वाइफ है और जो शुजात साहब की सिस्टर है वो परवेज इलाही साहब की वाइफ ही है। वट्टा सट्टा जिसे तो कह सकते हैं। हाँ, ये वट्टा सट्टा भी कह रहे हैं, लेकिन ये इनकी फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनिंग की है। ये एक गुलबर्ग के एक कोई एकड़ के ऊपर घर है, वहाँ पे रहते हैं। इसका एक ही एंट्री गेट है और एक ही एग्जिट गेट है। उसके अंदर चौधरी साहब के जो दूसरे भाई हैं वजाद साहब, उनका भी घर उधर ही है और परवेज साहब का घर भी उधर ही है। और ये इस तरह नहीं है कि ये इनके आपस में ख़ानदानी तौर पे कोई ताल्लुकात ख़राब है। ये इनकी सियासत अपनी अपनी चल रही है। अगरचे कल मिल के आए, आज ज़मानत भी हो गई, लेकिन साथ में FIA ने भी उनके खिलाफ आज ही FIR रजिस्टर कर ली। बिलियंस हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस जो है उसकी एम्बेजमेंट भी हुई और उन्होंने ये रकम इलीगल तरीके से जो बैरून मुल्क वो 5 ऑफशोर कंपनियां बनाई थी जी। तो ये मामला दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चौधरी साहब ने अगरचे ये कहा था कि परवेज साहब हमारे साथ ही है, लेकिन परवेज साहब ने अभी तक इस मामले में अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी। आज वो कोर्ट में भी आए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे। असल मामला ये है कि चौधरी साहब पहले भी इस शायद PTI में नहीं जाना चाहते, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में उन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और ये PTI में चले गए। अगरचे इनके पास बड़ी ऑप्शन थी, वो वज़ीर आला भी रह सकते थे और वो साथ में इनकी फैमिली यूनिफिकेशन भी रहनी थी। लेकिन ये अभी जो चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की है वो अपने छोटे भाई और अपने ब्रदर इन लॉ से मुलाकात की है। उन्होंने PTI के सदर से मुलाकात नहीं की। सही। तो ये इस मामले में तो ये बड़ी क्लियर कर ले ये चीज। दूसरा ये अब शायद अभी उनकी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अगर वो जमानत पे उनकी आज या कल रिहाई हो जाती है तो फिर इनके घर में एक बैठक जरूर लगेगी जिसमें सारे ये स्टेक बैठेंगे और ये शायद उसमें ये फैसला कर लें कि भी अब परवेज साहब जो है वो अपनी अगली सियासत वो PTI के साथ करेंगे या दोबारा से काफली पंजाब के सदर बनना पसंद। ठीक है, अब्दुल्ला साहब का इस पर मौकिफ ले लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपको क्या लगता है परवेज इलाही का सियासी मुस्तकबिल अब कैसा नजर आता है? जी देखें, परवेज इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल तो उन्होंने खुद तबाह किया, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाए, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट से उनके इतने देरीना ताल्लुकात
पहले दिन से ये चौधरी बरादरान के, लेकिन उसके बावजूद परवेज इलाही साहब ने अपनी राहें जो है वो जुदा की। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि जब एक वाकया हुआ जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई को गोली वगैरह लग गई, उसके बाद जो जिस तरह से वावेला किया गया, तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर जो है वो चौधरी परवेज इलाही थे और उन्होंने अपना मौका बड़ा वाज़ेह पेश किया और उन्होंने कहा कि हम हाजिर सर्विस जर्नैल के लिए और इस तरह की बेबुनियाद बातों के ऊपर एफआईआर नहीं कटवा सकते। और अभी आपको याद है वो डोगर साहब थे सीसीपीओ और उसके बाद वो तमाम इन्वेस्टिगेशन उनके पास थी और वो डोगर साहब परवेज इलाही के खासुल खास आदमी थे। नतीजा ये निकला कि उसकी फाइंडिंग्स जो है वो सामने नहीं आई और उस मामले को जो है परवेज इलाही साहब ने दबा दिया। हालांकि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं, अभी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी दिल्ले शाह वगैरह का और बाकी दीगर जो मामलात हैं वो बहुत आगे ले चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं बात दूसरी तरफ ले जाऊं, जब परवेज इलाही के घर के ऊपर छापा पड़ा और जिस तरह अभी जिक्र किया गया कि दोनों का एक ही जगह पे एक ही एंट्री गेट है, और जब छापा पड़ा तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह मालूम है कि परवेज इलाही जो थे वो उस टाइम पे शुजात साहब के घर में बैठे थे। और फिर आपको याद होगा कि बाकायदा जो निगरान चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आईजी पंजाब को बाकायदा इस्लामाबाद में चौधरी शुजात साहब के घर पे माजरत करवाने के लिए लेके गए कि जी ये जो तरीकाकार था वो गलत था और ये नहीं होना चाहिए था। यानी कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए इसका फायदा उठाया और अपने जो ताल्लुकात थे उनका फायदा उठाया। लेकिन ये हकीकत है कि पहले परवेज इलाही साहब को समझ नहीं आ रहा था, वो ये समझ रहे थे कि शायद एक एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो गालिबन उनकी साइड लेगी या उनकी जिस उन्होंने शमूलियत की थी, ऐसा नहीं था। ये गलत कैलकुलेशन थी, उसकी बुनियाद गलत बुनियाद के ऊपर थी। नतीजा ये निकला कि परवेज इलाही साहब एक वक्त तक सोचते रहे कि शायद उनका जो है बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो मुस्तकबिल जब उनको ताजुब नजर आएगा और वो रवायती सियासतदान हैं, वो नजरियाती बिल्कुल नहीं है, वो बादबानी कश्ती की तरह अपना रुख बदलते हैं और वो आपको बदलता हुआ फौरन नजर आ जाएगा। और ये जो जेल में मुलाकात हुई है, ये यकीनन इसकी एक वजह जो है वो वही है जो आपने जिसका बयान किया, और उनका जो ये जमाना जो बाहर आना जेल से, ये एक बहुत यानी उस मुलाकात का भी इसमें अमल दखल है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ठीक है अब्दुल्ला साहब। अच्छा काशिफ बताइएगा, अगर ये मान लिया जाए कि जी अब्दुल्ला साहब कहिए। जी मैं मोनेस इलाही साहब के हवाले से कि मोनेस इलाही के ऊपर जो एम्बेजलमेंट है, जो उनके ऊपर डॉलर लेके जहाज के अंदर जाने का, वो बहुत शवाहिद मौजूद हैं और आने वाले वक्तों में मोनेस इलाही के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात और परवेज इलाही के लिए आ सकती हैं। अगर परवेज इलाही साहब इस मामलात को सेटल कर लेते हैं तो बेहतर होगा, वरना फिर वो बहुत मुश्किल का शिकार होगा और मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। अच्छा काशिफ, अगर हम ये मान लें कि परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ में जाकर गलती की थी, तो अब इस गलती को सुधारने की उनके पास कितनी गुंजाइश है? अच्छा शुमाइला, मैं तो नहीं समझता कि परवेज इलाही साहब ने जाके गलती की थी। आप देखें, भट्ट साहब ने कहा कि लाहौर में एक ही जगह है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, और जहाँ पे शुजात साहब का, परवेज साहब का, वजाज साहब का, शिफा साहब का घर साथ साथ है और रिश्तेदारियाँ भी बहुत करीब मुनव्वर भट्ट साहब ने बताई। इस्लामाबाद में जो घर है, एक तरफ कमरा शुजात साहब का है, दूसरी तरफ कमरा परवेज इलाही साहब का है। अब आप मुझे बताएं, 10 सीटों की पार्टी है, वजारत आला पंजाब की भी उनके घर है, वफाकी वजारतें भी 2 उनके घर हैं, तो इसमें नुकसान में कौन है? नुकसान में तो वो जमातें थीं जो 150 सीटें जीत के बैठी हुई थी, नून लीग जो बैठी हुई थी और पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी और तहरीक इंसाफ बैठी हुई थी, और जो मज़े ले रहे थे वो 10 सीटों वाले ले रहे थे। आप देखें ना कि उसमें चौधरी खानदान का नुकसान कहाँ से आ गया। अब मसला ये है कि कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में आप करते हैं गुड कॉप्स बैड कॉप्स खेलते हैं, और यहाँ पे होता है कि एक भाई जो सा एक जमात का झंडा उठा के बैठा होता है और साथ वाले घर में दूसरे भाई की छत पे दूसरी जमात का झंडा लगा होता है। ऐसी बेशुमार मिसालें पंजाब में, केपी में, साउथ में मौजूद होंगी। अब मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो शुजात साहब की उनसे मुलाकात हुई, मैं इसमें एक चीज़ आपको एक खबर दे दूँ, ये जो मुलाकात है ये हवा में नहीं हुई है। इस मुलाकात से पहले शुजात साहब 4 दिन इस्लामाबाद रह के गए और यहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की। परवेज इलाही साहब से मुलाकात करने से पहले चौधरी सरवर साहब से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब का क्या करें,
जो चोई सरवर साहब ने जवाब दिया कि हजूर आपके ख़ानदान का मामला है, किसी पार्टी के किसी बंदे की वजह से या किसी और वजह से ख़ानदान में दरार अगर ख़त्म होती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब मसला ये है कि वो मुलाकात हुई, उन्हें बी क्लास भी मिल गई, उन्हें ईज आउट करना शुरू कर दिया। अभी जमानत जो हुई है वो एंटी करप्शन केस में हुई है। अभी जो मुकदमा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ है अभी उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी, उस गिरफ्तारी के बाद फिर जमानत होगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि शहर इक़्तिदार में ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह को पता, या मुनस साहब को पता, या परवेज साहब को पता कि भाई मुनस साहब जो है वो 20-22 हज़ार रुपया लेके मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब वो कहते हैं जी मुल्क का पैसा वापस लेके आए। और अगर ये तमाम केसेस खत्म करने हैं सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि परवेज लाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ऐलान ताल्लुकी कर दें, तो तमाम की तमाम मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खत्म, एंटी करप्शन के केस भी खत्म, हर चीज खत्म। तो इस मुल्क को फिर आपने एहतसाब कैसे करना है? फिर आप कैसे किसी और से पैसा वापस ले सकते हैं कि आप के तमाम गुनाह धुल जाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे? ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने करप्शन की है उसको साबित करें, नहीं साबित होती तो वो बेल आउट हो जाएंगे कोर्टों से। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे तमाम का तमाम मामला खत्म हो जाएगा, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। दूसरी बात यह है कि परवेज लाई साहब अगर परवेज लाई साहब ने पीटीआई के खिलाफ छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब के सदर तो इस टाइम चौधरी सरवर है, तो फिर काफ लीग को वो कैसे आगे लेके जाएंगे? सो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ये आने वाला टाइम खुद डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में जिसे कहते हैं कि पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है कि काफ लीग में वापसी की उम्मीद है परवेज इलाही साहब की, और आगे सियासत क्या दिखती है? देखें, पाकिस्तान की सियासत की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर सियासतदान जब भी अताब में होता है तो उसकी इज़्ज़त पर, उसकी पेट के ऊपर हमला किया जाता है और उसकी इज़्ज़त ख़राब की जाती है, उसका जो रोज़गार है उसको वो ख़राब किया जाता है। और यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। और ये काशिफ सही कह रहे थे, अगर किसी के करप्शन के केसेस से, मुकदमात से जान छुड़ाने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो फिर हाथ जोड़, हम सबको हाथ जोड़ लेने चाहिए कि भाई ठीक है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सब जान छुड़ाओ, और फिर दूसरों के ख़िलाफ़ क्यों आपने कार्रवाई की, दूसरों के ख़िलाफ़ मामला क्यों किए? देखिए, परवेज़ इलाही की जो पीटीआई में आमद थी ना, अब्दुल्ला गुल साहब भी जैसे कह रहे थे कि उनकी कैलकुलेशन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गलत थी, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है एक हद तक। लेकिन जो वीडियोज़, ऑडियोज़ कहा जाता है ना इस्टेब्लिशमेंट के या मखसूस इदारों के पास होती है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के एक घर में बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं, उसमें परवेज़ इलाही साहब की भी मौजूद है। और परवेज़ इलाही लास्ट मोमेंट के अंदर मोनिस इलाही ने वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट की थी जाकर, कि जब दुआए खैर भी हो गई थी, वज़ीर आला पंजाब काशिफ बोल रहे ना कि वजारत आला आ रही थी, ये तो मुतनाज़ा वजारत आला आई है इनके घर के अंदर, और ख़ानदान तकसीम हो गया। वरना वो तो 2 दिन पहले तो वो वजारत आला इनके घर में आ रही थी जिसके लिए दुआए खैर हुई थी, पीपी भी बैठी थी, नून भी बैठी हुई थी, और सारे सलाम दुआ हुई थी। तो वो लास्ट मोमेंट में मोनिस इलाही भी उस ऑडियो वीडियो का शिकार है जो किसी इदारे के पास नहीं है, जो सियासी जमात के घर के अंदर मौजूद है। और यही परवेज़ इलाही साहब का, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, और ये इन फ्यूचर जाके होगा। और परवेज़ इलाही की सियासी वाबस्तगी ख़त्म करने का फैसला भी वही ऑडियोज़ वीडियोज़ करेंगी। अगर उस जगह से इनको इशारा ना मिला जी, तो कितनी ही ताकतवर कुव्वतें इनको ना बोल दें तो वो सब नहीं जाएंगे। ये सिर्फ क्या चौधरी शुजात से मुलाकात के अंदर ये मसला हुआ है, परवेज़ इलाही से 1-to-1 बातें नहीं हुई हैं लोगों की? क्या सेल के अंदर ये सारी बातें नहीं हुई हैं? बहुत 2 से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं, मगर उन्होंने अपनी मजबूरी भी जाहिर की है, अपनी मजबूरी भी बयान कर दी है। और मोनिस इलाही की भी ये मजबूरी है, करप्शन तो है जो पैसे लेके वो जहाज़ में गए, लेकिन उसके अलावा भी इन दोनों के घरों के अंदर जो मामला थे, सिर्फ इन दोनों के घरों में, खानदान की बात नहीं कर रहा मैं, मोनिस इलाही के घर की बात कर रहा हूँ मैं, परवेज़ इलाही साहब के घर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मामला, सारा प्रेशर उसी घर में से आ रहा है, और वो चौधरी शुजात साहब से उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, उन दोनों जगहों का रिश्ता नहीं है। तो ये परवेज़ इलाही साहब जाहिर है कि गए उस तरफ, वो बिकू करें, आगे क्या फैसला करते हैं। इनके आज जैसे सुहेल चट्ठा साहब जो है जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा भी दूसरे केस में मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो अब वो FIA में आ गया, तो FIA तो सुहेल चट्ठा के अंडर में नहीं है। ठीक है, मुल्की सियासत की तो बात हमने कर ली है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ कराची की सियासत की बात करेंगे। मेयर तो हमें मिल गया है, लेकिन जो कराची के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, जो पानी का मसला है, जो बिजली का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, क्या वो हल हो पाएंगे? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। क्या अब सिंध हुकूमत कराची की और सिंध की किस्मत को बदल पाएगी? क्योंकि हमने देखा कि मेयर कराची की जानिब से ये कहा गया कि उनकी अब अव्वलीन तरजीह है कि कराची बदल जाए और वो इस हवाले से भरपूर काम भी कर रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद कराची में तब्दीली भी आती दिखाई देगी। इम्तियाज़ साहब बताइएगा, कराची की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी। दावा तो कर दिया गया, बुलंदबांग दावे तो किए जा रहे हैं, तो कराची में तो एक कोई मसला तो है नहीं, मसाइल के अंबार हैं, कितने हल हो जाएंगे? देखिए, करना पड़ेंगे सारे के सारे, तरजीहात अलहदा हैं। मैं समझता हूँ जो बात हुई कल से निकले हुए मुर्तज़ा बाब और सलमान, आज भी एक बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उसमें सारी चीज़ें बता दी। देखें, 3 बड़े टॉप ऑफ द मोस्ट हैं। एक तो स्ट्रीट क्राइम है जो इनकी जुरिसडिक्शन में नहीं है, लेकिन सीएम से इनको गुजारिश करनी पड़ेगी कि सीसीपीओ के साथ बैठ के और एजेंसीज के साथ बैठ के इस मसले को हल करें। दूसरा पानी का मसला है, जिसका आज इन्होंने पूरा मैप डिज़ाइन करके दिया है कि हब डैम से कैसे आएगा। और ये बात सही है उसकी मुर्तज़ा की कि सप्लाई का मामला है। अब लोग बोलते हैं लाइनें डाल दो, उसमें K4 के लिए मेरा आज भी है कि K4 के बगैर भी कराची को पूरा पानी मिल सकता है। आज इसने ये बात की इन्होंने मेयर ने कि किंजर से कैसे पानी लाना है और हब से कैसे पानी लाना है, और ये समंदर का पानी जो है इसको मीठा करने का सिस्टम जो इब्राहिम अदरी में तकरीबन उसकी जगह वगह भी हो गई है वो करे। तो देखें, ये करना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क पे अब पीपल्स पार्टी है। अगर मेयर और डिप्टी मेयर डिलीवर ना कर सके तो इनका आइंदा जो देखिए 2 महीने के बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। बिल्कुल, भले वो पीपल्स पार्टी की मशवरे से बनी हो, भले वो पीपल्स पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो, लेकिन कम से कम इतनी बराह रास्त नहीं होगी जैसे मौजूदा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो मुर्तज़ा वहाब को इन 2 महीनों के अंदर बहुत कुछ डिलीवर करना है, और ये कर सकते हैं क्योंकि ये 18-19 महीने जो 17-18 महीने ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे, वो एक्सपीरियंस भी है और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है बहुत सारे जो आज जितने इन्होंने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि और सामने फिर बड़ी सख्त ऑपोजिशन भी है। और देखिए, अभी हम तो एमक्यूएम को तो करना डिस्कस नहीं करते ना, एमक्यूएम अब करेगी पॉलिटिक्स, जब ये बजट निकल जाएगा फिर एमक्यूएम पॉलिटिक्स करेगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपको क्या लगता है कराची शहर का अगर हम हाल देखें तो जिसे कह सकते हैं बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत अब इसकी कुछ तकदीर बदल देगी? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से तो इत्तेफाक की राय रखता हूँ कि उनको करना पड़ेगा, लेकिन अब इसके ऊपर आ जाए, क्या बिल्डिंग माफिया जो है वो इनको कट दिए बगैर चल रहा है? क्या वहाँ जो कब्जा माफिया है, चाइना कटिंग और दूसरा सारा कुछ, क्या ये इनको बाकायदा भत्ता नहीं देता? दूसरे लफ्जों में मैं सीधी बात करूंगा। तीसरी बात यह है कि जो टैंकर माफिया है, पानी का बहरान तो पैदा किया गया है, तो फिर वो बहरान का जिम्मेदार कौन है? तो वो कट देते हैं बकायदा, और जो पैसा खिलाता है वो तो फिर अपने रोजी के ऊपर लात तो वो नहीं मारने देगा। इसलिए ये चीजें जो हैं बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये करना तो चाहिए और करना पड़ेगा, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक राय रखता हूँ। दिया जाएगा, क्या हमने नहीं देखा कि कंसिस्टेंसी थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की? इतने साल हो गए, लेकिन जो हालत है, आपने कबाड़ा लफ्ज तो बहुत छोटा बोला, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। और वो एक ऐसा शहर आप कचरा कुंडी बना के रख दिया। आप वहाँ हालात देखें, आप स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें, आप मोबाइल फोन स्नैचिंग की बात करें, आप मोटरसाइकिल स्नैचिंग की बात करें, आप वहाँ लॉलेसनेस की बात करें, यानी कि ये डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स वगैरह कोई एक दिन में तो लगते नहीं। और फिर खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बुरी तरीके से मुतासिर हुई हो, लोग जो है आत्मा सरमाया बाहर निकाल रहे हो, जहां डॉलर जो है वो उसकी उतार चढ़ाव जो है वो एक एक दिन में कई रुपए बढ़ता है और कई रुपए घट जाता है। ये वो तमाम बातें हैं जिनको सोचते हुए समझते हुए ख्वाहिश तो बहुत होगी, लेकिन अगर करने के ऊपर आए, क्योंकि माजी के अंदर जो चंद मेयर्स गुजरे हैं उन्होंने काफी काम दिखाया करके, और एक जमाना परवेज मुशर्रफ का दौर था, उसके अंदर बकायदा सपोर्ट हासिल थी, आर्मी की बैकिंग थी, परवेज मुशर्रफ की बैकिंग थी, और इनॉर्मस पैसा जो है वो आया। लेकिन आज के हालात के अंदर जहां सारा काम ही काले धंधे पे शुरू हुआ रहा हो, वो एंड जो है उसका अच्छा नहीं हुआ करता। जी ठीक है। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है, आप तो शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, हम यहाँ कराची वालों की किस्मत कुछ बदलती नजर आ रही है आपको? मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अगर दुआ ही हो रही है, अगर काम हो जाए तो हम सही हो जाए, हमारे मसले हल हो जाए। अगर इम्तियाज भाई 15 साल की हुकूमत में मामला ठीक नहीं हुआ तो दुआ ही कर सकते हैं कि 2 माह की जो मेयरशिप है इसमें कोई चमत्कार हो जाए।
देखें पीपल्स पार्टी ने मेयर बनवा लिया, अब वो कह रहे हैं जी हम प्लान भी दे देंगे। 15 साल सूबे में हुकूमत किसकी थी? मरकज से फंड्स आपको आ रहे थे। अब तो आप मरकज में भी इत्तेहादी हुकूमत है, सिंध में भी आपकी हुकूमत, मेयर भी आपका, डिप्टी मेयर भी आपका। अब आपके पास बड़ा अच्छा चांस है कि आप 2 माह में कोई जादू की छड़ी घुमाएं, कोई चमत्कार करें, कोई अच्छे हालात हों, ताकि MQM का मैंडेट भी पीपल्स पार्टी को मिले जो इंतखाबात में सूबाई भी और मरकज का भी। उसके बाद नून लीग भी वाश आउट हो जाए, तहरीक इंसाफ भी वाश आउट हो जाए और आप मैक्सिमम सीटें वहाँ से उठाएं। ये तो आपके पास है। लेकिन अगर आपने अब डिलीवर नहीं किया तो फिर आपके पास ये जवाब नहीं होगा कि हमारे पास मेयर की चॉइस ठीक नहीं थी, या हमें मरकज ने 25 अरब रुपए नहीं दिए, या हमें फलाने ये नहीं करने दिया। क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल बात समझता हूँ, ये ठीक हुआ कि उसी जमात का मेयर और डिप्टी मेयर है जिसकी सूबे में हुकूमत है, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना होता। अगर जमात इस्लामी का मेयर होता तो ना सूबे ने इनको पैसे देने थे, ना उन्होंने काम कर पाना था, तो लड़ाई होती रहनी थी जैसे MQM के साथ होती रही। चले अच्छा हुआ, मेयर भी इनका आ गया, हुकूमत भी इनकी, मरकज भी इनका। लेकिन मैं ये तवक्को करता हूँ कि अब ये चमत्कार करेंगे ना कोई ना कोई। अगर नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन में क्या जवाब पेश करेंगे? काशिफ वहां बैठ के हमारे लिए दुआ करें। नहीं, दुआ नहीं करें भाई, दुआ के साथ साथ दवा भी करें। वहाँ पे बैठ के दवा तो कर दी चेयरमैन, दुआ कर सकते हैं, दवा करना काशिफ के हाथ में तो नहीं है ना। अच्छा, मुनव्वर साहब से बात PCB तो दे दिया पीपल्स पार्टी को, और क्या कर सकते हैं जी? बिल्कुल नहीं काशिफ, आप ही दुआ ही करेंगे, आपके पास दवा करने के आपके पास कहाँ वो इख्तियारात हैं। अच्छा मुनव्वर, आप बताइएगा, आप बताएं कि सिंध हुकूमत के पास अब तो वो बहाना भी खत्म हो जाएगा कि इख्तियारात नहीं थे, तो अगर रोना रोते भी हैं तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। कैसी सूरत हाल आपको नजर आती है? जी मैं तो आपकी हस्बे फरमाइश दुआ करूंगा, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी 15 साल में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकी तो 2 महीने में क्या करेगी। अल्लाह आपके का हामी और नासिर हो और आपके हालात बेहतर कर दे। और यकीन करें कि अगर पीपल्स पार्टी डिलीवर ना भी कर पाई तो फिर भी इम्तियाज भाई जौन साहब वो यही कहेंगे कि मरकज ने ज्यादती की तो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। ये नहीं मानेंगे कि मेयर जो साहब परफॉर्म नहीं कर पाया। देखिए पीपल्स पार्टी अपनी सीटें पूरी लेगी। ठीक है चले वो तो मुनव्वर और लेनी काशिफ, चाहिए आप जी। हमारे लिए दुआ करें और इम्तियाज साहब जो है वो कुछ दवा में भी हिस्सा डालेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। काशिफ आपका, इम्तियाज जी। अब्दुल्ला साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपकी, मेरे कत्ल के बाद उसने दफा से तौबा, आए उस दूध पे शमा का पेशमा होना ही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।